ये यहाँ का है, वो नहीं बन देता इससे। चलो ठीक है, समझते जाना, कहीं डाउट हो डाउट इकट्ठा कर लेना, पूछ के जाना, समझे। ये नहीं क्लास ओवर होगी 7 बज गए, बस्ता उठाओ चलो। बस्ता मीन्स बैग, बैक पैक, डोरा वाला बैक पैक होता है। चलो चलो। सो हेलो सीकर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इनसाइड क्लासेस। देखो ये लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी का, और यहाँ पर जो तुम फिजिक्स पढ़ोगे ना, वो ट्रिक्स भी होंगी प्लस हैक्स भी होंगे। अब ये क्या चीज़ें वो आगे पढ़ते हैं। आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो हमें रेजिस्टेंस से कवर करना है, तो आज रेजिस्टेंस पे चलते हैं। देखो समझो, होता क्या है, जब भी करंट जाएगा आगे तो उसको भेजने के लिए कोई पोटेंशियल या बैटरी लगाओगे, और उसी पोटेंशियल को बोल दोगे कि वो बैटरी जनरेट कर रहा है, तो बैटरी का ही दूसरा नाम पोटेंशियल जनरेटर हो जाएगा। अब ओम्स लॉ तुम पढ़कर आए हो, तो तुमने पढ़ा है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। V का मतलब है वोल्टेज या पोटेंशियल, I का मतलब है करंट, और R का मतलब है रेजिस्टेंस। देखो V और I दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और R रेजिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, समझे। तो जैसे जैसे तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर देखो वोल्ट क्या कर रहा है, पोटेंशियल क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है करंट को, ताकि वो जल्दी जल्दी जाए, क्योंकि जितना ज्यादा तुम पावर दोगे वोल्ट को, उतनी ज्यादा वो ताकत आएगा करंट को आगे भेजने में, है ना। लेकिन इसी के साथ साथ इसको कोई रोकने वाला होगा, करंट को रोकेगा ताकि करंट आगे ना बढ़ पाए, और उसको बोल दोगे रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। इतनी बात समझ में आई। देखो समझो, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि तुमको लग रहा होगा सर ये रोक क्यों रहा है, ये तो गलत बात है। बट अगर कोई गलत काम करने से रोका जाए तो वो गलत बात नहीं होती है ना। अब सुनो, रेजिस्टेंस गलत नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर सोचो, तुमने कभी ना कभी पढ़ा होगा, कभी ना कभी सुना होगा कि रबर ग्लव्स पहनने से इलेक्ट्रिसिटी नहीं लगती है, तुमको करंट नहीं लगेगा, तुमको झटका नहीं लगेगा अगर तुम कोई भी अप्लायंसेस यूज कर रहे हो, है ना। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो रबर है, जो इंसुलेटर्स है, उनके अंदर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा है। अब ज्यादा होने से फायदा क्या होगा, वो करंट को बिल्कुल जाने नहीं देगा और तुम जिंदा बचे रहोगे, समझे। ये फैक्टर होता है। अब देखो वहां पर रेजिस्टेंस गलत नहीं है, क्योंकि करंट को वो रोक रहा है, ठीक। तो यहाँ पर फैक्टर सारे जरूरी हैं, कोई बढ़ाने वाला भी चाहिए तो कोई ठीक है। अब सुनो, जो रेजिस्टेंस होता है तो कुछ नहीं है, वो हर जो मेटल होगा या इंसुलेटर होगा उसका अलग अलग टेंडेंसी होगी, अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। जैसे रबर में बहुत ज्यादा है रेजिस्टेंस, उसी जगह मेटल में, तुम सिल्वर में आओगे तो बहुत कम है रेजिस्टेंस, तभी करंट बहुत ज्यादा जाता है। तुम कॉपर में आ जाओगे तो रेजिस्टेंस बहुत कम है, इसीलिए करंट भी बहुत ज्यादा ही फ्लो करता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। देखो रोकता है ताकि करंट आगे ना जा पाए, ठीक है। जो ओम साइंटिस्ट थे उन्होंने ही इसको निकाला था फॉर्मूला को, तो उन्हीं के बेसिस पे उसकी एसआई यूनिट भी रख दी गई OHM, और सिंबल थोड़ा हेडफोन जैसा होता है ऐसा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो अब यहां तक तो बच्चे कर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही यूनिट पे आते हैं व्हाट इज 1 ओम, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं कि क्या लिखें उस जगह, है ना। तो वहां पर सुनो, तुमको लिखना कैसे है, हम फिर से तुमको रटने के लिए नहीं बोलेंगे, बस इतनी चीज याद रखो, फॉर्मूला यहाँ पे V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो रेजिस्टेंस की ही यूनिट लिख रहे हो, इसीलिए रेजिस्टेंस को एक तरफ कर लो, बाकी सबको एक तरफ कर लो। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, V बाई आई हो जाएगा। तो इसी जगह लिख दिया रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। अब देखो तुमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस की यूनिट, तो सबकी यूनिट लिख लो। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। वोल्टेज की या पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट। और करंट की यूनिट क्या होगी, एम्पियर, यही होता है ना। तो करंट की यूनिट एम्पियर होगी। अब जैसे ही तुमसे पूछे व्हाट इज 1 ओम, तो कुछ भी नहीं घबराना है, बस 6 और टर्म्स यूज कर लो, 1 2 3 4 5 और 6। कैसे लिखोगे, व्हेन अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स, द करंट इन द एंड द करंट विल बी ऑफ 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर विल बी ऑफ 1 ओम। एक बार इसको पढ़ लो, देखो मैं डेफिनेट हाईलाइट भी कर दे। व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, पहला टर्म, दूसरा टर्म फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, समझ पाए। द रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर इज ऑफ 1 ओम। तो पांचवा टर्म और छठा टर्म, देखो कितना सिंपल है, तुमने 6 टर्म्स यूज किए, एकदम इजी तरीके से तुम आंसर इसका निकाल कर ले आए हो, समझ पाए। आगे बढ़े। देखो अब ग्राफ और ओम्स लॉ आ जाते हैं। जो ओम ने ग्राफ दिया था ना, वो क्या था, V इज इक्वल्स टू आई आर। ये तो फॉर्मूला है उनका, V इज इक्वल्स टू आई आर। अब देखो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ये तो तुम पढ़े ही हो ये चीज,
तो कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ आता है ना तो कुछ नहीं बनाना होता, जो चीज़ पहले लिखी है वो चीज़ इस तरफ लिखी जाएगी, जो चीज़ बाद में लिखी है वो चीज़ नीचे लिखी जाएगी, और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है जो कि यहाँ से स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओम्स लॉ का ग्राफ आया, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर करंट लिखा हुआ है, उसकी यूनिट एम्पियर लिखी गई है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बताओ कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब कैसा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना दिए। ठीक, और सुनो यहाँ पर एक चीज हमने फिर से यहाँ बता दी है कि देखो अगर तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर तुमने रेजिस्टेंस को बढ़ाया तो करंट घटेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही तो मतलब होता है, जो चीज जिसके सामने लिखी है अगर उसको बढ़ाओगे तो ये भी फायदे में रहेगा, बढ़ेगा, और जो चीज उसके नीचे लिखी है उसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा। ठीक है, अब देखो तुम्हारे बोर्ड का क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें हमने पुराने क्वेश्चंस ही जनरली डाले हैं ताकि तुमको ये लगे कि देखो क्वेश्चंस पुराने वाले भी एज इट इज उठकर आ जाते हैं, क्योंकि बोर्ड वाले को भी पता होता है नए क्वेश्चन तो सब करके जाते हैं, हम इसीलिए पुराने वाले उठाते ही वहां बच्चा फंसेगा। ठीक, इसीलिए हमने क्वेश्चन पुराने ही जनरली उठाए हैं। पूछा है क्वेश्चन, वी आई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर इज एज शोन इन द फिगर। पहला है व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ। भाई बताओ वी आई ग्राफ ये दिया हुआ है, पूछा है तुमको इससे क्या पता लगता है, क्या पता लगता है, लिखना सीखो। तुमको बस पता ये लगता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के है, यही तो पता लगता है, यही ओम्स लॉ ही तो पता लगता है। तो कुछ नहीं लिखोगे इसमें, यही लिखोगे कि व्हेन वी इंक्रीज द पोटेंशियल द करंट विल आल्सो गेट इंक्रीज, यही पता लगता है तुमको। समझ गए। अब एक चीज और पूछा, स्टेट द लॉ एक्सप्रेस है। भाई कौन सा लॉ है, आंख बंद करके बता सकते हो? हाँ, लेकिन आंख बंद करने से पहले ये देखना पड़ेगा ग्राफ तभी बता पाओगे कौन सा लॉ है। ठीक है, आज देखो इसका सॉल्यूशन भी लिखा है, अच्छा सॉल्यूशन नहीं दिया है, ठीक है, यही आंसर है इसका। अब देखो अगला क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ। ये फिर से पूछा गया 2014 में, स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ बना लोगे, इतने में कोई डाउट तो नहीं। ठीक है, फिर देखो डिफाइन रेजिस्टेंस एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। फिर पूछा रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यही तो होता है। एसआई यूनिट क्या है, हेडफोन जैसा, एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, हेडफोन जैसा, ओम को नहीं बोल रहे हैं हम, जो सिंबल यूज है उसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो ओम एसआई यूनिट है, सिंबल थोड़ा हेडफोन जैसा याद रखना अभी के लिए। व्हाट इज मीन्ड बाय 1 ओम रेजिस्टेंस। भाई सब चीजें पूछ ली है इन्होंने, सोचो जिस बच्चे ने इतना पढ़ा होगा वो खुश होगा, जिसने ये पढ़ा होगा वो खुश होगा। फिर कभी कभी बच्चे यहाँ पर आकर नहीं बता पाते कि हम लिखे क्या, तभी 3 में से कभी 1.5 मार्क्स कभी 2 मार्क्स मिलते हैं, बट तुमने तीनों पढ़े तो तीनों पे खुश रहना। व्हाट डू यू मीन बाय 1 ओम, 6 टर्म्स यूज कर लो, आंसर आ जाएगा जो अभी बताया। अगर डाउट हो तो एक बार रिवर्स करके वीडियो देख लेना, एज इट इज वहां पर तुमको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखो वीआई ग्राफ पूछा है, वीआई ग्राफ बना लोगे क्या ऐसा? अब बस लास्ट पार्ट हमको थोड़ा बता दो, व्हाट आर द लिस्ट इट्स 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स। इस ग्राफ के फीचर क्या है, इस ग्राफ के फीचर क्या है, क्या कांस्टेंट है? नहीं, हाँ ठीक है, एक फीचर ये हो गया। देखो फीचर उन्होंने बस टर्म ऐसा यूज कर लिया है कि तुम बेवकूफ बन जाओ और तुम ना बता पाओ कि आंसर क्या है। ठीक है, फीचर मतलब भी वही चीज होता है जो ओम्स लॉ ने बताई है। ओम्स लॉ ने क्या बताया है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, मतलब V बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, पहला फीचर। दूसरा फीचर क्या है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, ये लाइन यूज की हो ना वहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखोगे तो ये वैलिड ही नहीं है, मतलब तुमको टेम्परेचर क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट। ये दूसरा फीचर है, समझे। और क्या होता है, इस जगह रेजिस्टेंस फिक्स होता है क्योंकि वो प्रॉपर्टी है किसकी, किसी भी कंडक्टर की। ये तीसरा फीचर है। तो फीचर कुछ नहीं है, जो ओम्स लॉ ने बताया है ना उसी को डिफाइन कर दो और आंसर वही आ जाएगा। इतने में डाउट तो नहीं, कुछ इतना समझ में आ रहा है। हम क्वेश्चन इसीलिए करा भी रहे हैं ताकि तुम्हारे साथ साथ डाउट क्लियर होते जाए। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पर लिखा है ओमिक कंडक्टर, नहीं हाँ ओमिक कंडक्टर, ये क्या चीज होती है ओमिक कंडक्टर? एक ओमिक कंडक्टर होता है, एक नॉन ओमिक कंडक्टर होता है, ये दोनों चीजें हैं क्या, है क्या बताओ तो, सोच लो ऐसे ही। कंडक्टर तो दोनों हैं ही है, ये कौन सी नई बात बताए, ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर। गुलाब जल को गुलाब जल क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर गुलाब के एक्सट्रैक्ट्स पड़े होते हैं इसीलिए, है ना। सिमिलरली यहाँ पर ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो क्या होंगे, ओमिक कंडक्टर, जो नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, नॉन ओमिक कंडक्टर। समझ पाए, यही है बस। ठीक,
आगे आ जाओ। अच्छा एक और क्वेश्चन है, बोला है इन्होंने एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम। एक्चुअली अभी सीरीज के अभी आगे पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी रुक जाओ इसको। फिर आगे पूछा है, अच्छा ये भी उसी का आंसर है। हाँ अब आ जाते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस पे। अभी ये क्या चीज़ है ये भी सुन लो। देखो जो तुमने ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस पढ़ा है वो रेजिस्टेंस बदलता नहीं है, वो रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर तुम चाह रहे हो करंट को कंट्रोल करना तो या तो तुम बैटरी से कंट्रोल करो। देखो क्या है सुनो, अगर V इजिकल्स टू आई आर है, अगर V इजिकल्स टू आई आर है तो R क्या हो जाएगा, V बाई आई। तो V बाई आई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, या तो वोल्टेज पे या तो करंट पे। इन्हीं दो चीज पे डिपेंड कर रहा है ना। मतलब या तो तुम बैटरी की पावर बढ़ाओ घटाओ, पावर मतलब उसकी क्षमता है ना, या तो करंट को घटाओ बढ़ाओ तभी वो बदल पाएगा। बट सुनो बैटरी तुम बार बार बदल नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ा सा कभी कभी सर्किट होता है, तो बैटरी तो पॉसिबल नहीं है बदलना, इसीलिए हम इसको तो कांस्टेंट रख देते हैं। अब तुम्हारे पास एक, यार रुको, तुमको करंट घटाना बढ़ाना, रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है। तो आई क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर। ठीक है, अब दो तरीके, या तो रेजिस्टेंस घटाओ बढ़ाओ तो ये बदलेगा, या तो पोटेंशियल घटाओ बढ़ाओ तो ये बदलेगा। तो पोटेंशियल तो हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं क्योंकि बैटरी है, सेटअप है, तुम हटा नहीं सकते उसको। इसीलिए क्या करना होता है, एक डिवाइस लगा देते हैं रियोस्टैट इसी पूरे सर्किट में। तो काम क्या करता है, अब ये रेजिस्टेंस जो फिक्स था अभी तक उसको तुम घटा बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो। अब देखो अगर तुम रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो करंट घटेगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और अगर रेजिस्टेंस घटाओगे तो करंट बढ़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ पाए? ठीक है, तो उसी चीज को जब ये रेजिस्टेंस घटने बढ़ने लग जाए, चेंज होने लग जाए, तो उसको नाम दे देते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस का। तो कुछ नहीं है, देखो ये ऐसा कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट का जो कि रेगुलेट करेगा करंट को, और रेगुलेट कैसे करेगा कि वोल्टेज मतलब पोटेंशियल चेंज ना हो, क्योंकि बैटरी को तुम बदल नहीं सकते हो। समझे, बिना बैटरी बदले तुमको रेजिस्टेंस चेंज करना हो तो कौन सा डिवाइस लगा दो, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दो, या तो उसी का दूसरा नाम है रियोस्टैट लगा दो। समझ गए? ठीक है, रियोस्टैट क्या होगा, एक डिवाइस होगी जो कि प्रोवाइड करेगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। डन, आगे आ जाए। हाँ अब देखो पूछा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफी बार बोर्ड में पूछा गया है। अब बच्चे इसको रटते हैं एक एक करके, बट तुमको रटना नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद करो। हम बस इतनी चीज तुमसे चाह रहे हैं। फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी L बाई ए। इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं RHO रो, और इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। L मतलब लेंथ होगा, A मतलब एरिया होगा। अब हमको ये बताओ, ये इसके सामने लिखा है कि ये इसके सामने लिखा है, लेंथ रेजिस्टेंस के सामने लिखी कि एरिया रेजिस्टेंस के सामने लिखा है, लेंथ लिखी है ना। मतलब अगर तुम लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस, अगर तुम लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस, और अगर तुमने एरिया बढ़ाया तो रेजिस्टेंस घटेगा। समझे? ठीक है, और अभी तुम पढ़कर आए हो कि रेजिस्टेंस हर मटेरियल का अलग अलग है, रबर का अलग है, सिल्वर का अलग है, कॉपर का अलग है, जितने भी मेटल है इंसुलेटर से सबके रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। ये पढ़कर आए हो ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब सुनो, और एक चीज तुमने ओम्स लॉ में पढ़ी है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब अगर तुमने टेम्परेचर को घटाया बढ़ाया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घट बढ़ जाएगी। और फैक्टर्स होते क्या हैं, अगर ये भी तुमको नहीं मालूम है तो तुमने कभी ना कभी बचपन में पढ़ा होगा फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन, ये पढ़े हो, है ना। तो फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन होते क्या है, तुमसे पूछा जाता है कि फैक्टर बताओ कौन कौन से हैं इवेपोरेशन वाले, तो तुम बोलते हो सर सनलाइट है, क्योंकि सनलाइट बढ़ेगी तो इवेपोरेशन जल्दी होगा, कपड़े जल्दी सूख सकते हैं, है ना। दूसरा क्या होता है, तुम बोलते वो है विंड स्पीड है, अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। ये दोनों तो बढ़ाने वाले हैं कि अगर इनको बढ़ाया तो कपड़ा जल्दी सूखेगा, तो अच्छी बात है। लेकिन एक फैक्टर है ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ गई, नमी बढ़ गई, तो कपड़े देर में सूखेंगे, धीमे धीमे सूखेंगे, यही चीज है ना। तो जब देर में सूख रहे हैं, धीमे धीमे सूख रहे हैं, तो इसका भी फैक्टर हो जाता है। मतलब फैक्टर सिर्फ बढ़ाने वाली चीज नहीं है, सिर्फ घटाने वाली चीज नहीं है, ये जब दोनों मिल जाते हैं तब जाके फैक्टर बनता है। ठीक, तो यहां पर भी देखो, यहां पर अगर तुमने लेंथ बढ़ाया तो ये बढ़ रहा है, तो फैक्टर कौन बना, लेंथ। दूसरी चीज एरिया बढ़ाया तो ये घट रहा है, फैक्टर कौन बना, एरिया। तीसरा नेचर तो सबका अलग अलग है ही है, तुम कौन सा वायर ले रहे हो। और चौथा क्या, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। बताओ इतनी बात समझ पाए? ठीक है, तो ये चारों चीजें तुमको नहीं रटनी है, तुमको रटना क्या, बस एक फॉर्मूला याद करो, चारों चीजें खुद लिख कर आओ। ठीक, तुम ये इस चैनल से पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुमको अब लिखना आना चाहिए कि कैसे एग्जाम में लिखे, हाउ टू राइट इन द एग्जामिनेशंस। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन वो कैसा बदल दे, कैसा ले आए, वो अलग ही लेवल का क्वेश्चन हर बार बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुमको फुल में से फुल लाने, जितने मार्क्स डिजर्व करते हो उतनी अच्छे से मेहनत करो कि तुम फुल में से फुल ला सको मार्क्स।
अपना बेस्ट दो, रिजल्ट क्या होता है वो बाद में देखा जाएगा, समझे। अब देखो जो रेजिस्टिविटी है, अभी तुम पढ़े थे ना फॉर्मूला R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये रेजिस्टिविटी होती क्या है ये भी समझ लो। देखो कुछ नहीं है, जैसे एक अच्छा होता है और अच्छे लोगों की अच्छाई होती है, ठीक है। तो होगा क्या, जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी कुछ नहीं है, बस क्या करना, एक क्यूब ले लेना और उस क्यूब का एरिया कितना होगा, मीटर का क्यूब, मतलब एक साइड उसकी कितनी है, 1 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो अगर उस पूरे के पूरे क्यूब में 1 ओम का रेजिस्टेंस है तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी, ओम मीटर हो जाएगी। अब ये भी तुमको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पर हमने प्रूफ दिया इसका, अगर इसको एक तरफ रखो बाकी सबको इधर ले तो ए ऊपर मल्टीप्लाई होगा आर ए और एल नीचे जाएगा आर ए अपॉन एल, तो रेजिस्टिविटी किसके बराबर होगी, आर ए अपॉन एल के। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम, एरिया की यूनिट क्या होती है मीटर का स्क्वायर और लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, तो इस मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ओम मीटर। मतलब रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड, किस रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर। इसीलिए जो तुम क्यूब लेकर आए हो किसका लाए हो, मीटर का, सेंटीमीटर या डेसीमीटर नहीं लाए हो, किसका लाए हो, मीटर का। एक बार पढ़ो इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर। दो चीजें याद रखो, रेजिस्टेंस जो भी देगा एक क्यूब होगा उसका साइड कितनी होगी, 1 मीटर के बराबर की होगी। व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस, भाई करंट हमेशा परपेंडिकुलर पर ही जाएगा तुम्हारे कोर्स में, तो ये कोई नई लाइन नहीं है, ठीक। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। बताओ अभी बना कर लाए हो क्या, एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर। कैसे आया समझ गए, ठीक। अब देखो दो चीजें यहाँ पे डेटा है, डेटा याद कर लो तो याद कर लो, अदरवाइज वैसे नहीं पूछा जाता है कि इंसुलेटर्स का, जैसे इंसुलेटर में एग्जांपल रबर का है तो उसकी रेजिस्टिविटी की यूनिट अलग है और मेटल्स में अलग है, मतलब रेजिस्टिविटी कम किस में होगी, मेटल्स में। क्यों, क्योंकि मेटल्स में रेजिस्टेंस कम है इसीलिए करंट ज्यादा है, और जिसका रेजिस्टेंस कम उसकी रेजिस्टिविटी भी कम, तो मेटल में रेजिस्टिविटी कम होती है एज कंपेयर टू इंसुलेटर्स। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। जो क्वेश्चन पूछा गया है कब का, 2015 का क्वेश्चन है, पूछा है लिस्ट 3 फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कौन सा फैक्टर है, तुमको तो 4 आते हैं, उन्होंने 3 ही पूछ लिए, बताओ बताओ कौन से, लेंथ है, टेम्परेचर पे, एरिया पे, और उसी के तो पूछे हैं, रेजिस्टेंस के ही तो पूछे हैं, वो कैसे फैक्टर होगा। नेचर ऑफ द मटेरियल, कॉपर है कि आयरन है कि वायर है, वायर नहीं सिल्वर वायर है कि अलग कौन सी चीज ली हो, तो समझ गए। अगला क्या पूछा, राइट एसआई यूनिट। भाई जिसने जो पढ़कर गया होगा ना उससे आग लगा दी होगी पेपर में बिना लाइटर के आंसर लिखकर, ठीक है। सुनो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होती है, ओम मीटर। पढ़कर आए हो ना, अभी अभी पढ़े हो जस्ट। आगे आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। देखो सुनो, जो डिवाइस ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं वो बाहर से भी लगाए जाते हैं, उन डिवाइस को क्या बोलोगे, रेजिस्टर। ये वाला सिंबल तो पढ़े थे लास्ट क्लास में, लास्ट वाले लेक्चर में। तो वहां पर क्या होगा, ये वाले डिवाइसेस लगाए जाते हैं और इन डिवाइसेस को बोलते हैं रेजिस्टर, ठीक। और ये रेजिस्टर 2 टाइप से लगा सकते हो, एक के बाद एक, ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर। देखो एक के बाद एक है, एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो इनको क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन किसमें बोल दोगे, जब रेजिस्टर कैसे कनेक्ट हो, एंड टू एंड, एक के बाद एक हो, ठीक है। और पैरेलल किसको बोलेंगे, 2 ही टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़ने तुमको। पैरेलल क्या होगा, एक के सामने एक यहाँ पर है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है, इसको पैरेलल बोलोगे, ठीक है। ये चीज आराम से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं कि हम लिखे कैसे। देखो हम तुमसे बस 2 चीजें याद कर, 2 क्या होता है 2 चीजें याद कराए, तीसरी चीज तुम खुद याद कर लोगे, कैसे समझो। देखो यहाँ पर ये हमको बताओ, जो ये यहाँ लगाए हुए इसको बैटरी बोलोगे, और बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, ये जो लंबा वाला टर्मिनल है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, जो छोटा वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा और जाएगा कहाँ पे, रेजिस्टर पे। फिर यही करंट आएगा रेजिस्टर 2 में, यही करंट आएगा रेजिस्टर 3 में, और ये करंट जाते जाते कहाँ पर वापस आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल में। मतलब करंट वही फ्लो करता है पूरे के पूरे सर्किट में, इसमें कोई डाउट तो नहीं। अब सुनो, जो ये रेजिस्टेंस है ना, तो इसमें तुमने क्या पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर करंट यहाँ पर आई है या 10 एम्पियर है तो यहाँ पर भी 10 एम्पियर होगा, इस जगह भी, और यहाँ पर भी 10 एम्पियर, और यहाँ पर भी 10 एम्पियर, और यहाँ पर भी 10 एम्पियर। मतलब करंट हर जगह सेम रहने वाला है। तो एक चीज तुम देख के बता सकते हो करंट क्या है, हर जगह सेम है। और अगर तुम एक चीज को सेम बता रहे हो तो दूसरी चीज डिफरेंट बताओगे। अगर तुमने करंट को सेम बताया तो पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब देखो अगर तुमसे ये बोला जाए कि तुम्हारे पास 10 पेन है, ठीक है, और हर एक पेन की रुपीज जो है 10 रुपए की है, एक पेन 10 रुपए की है, तो बताओ टोटल पेन कितने रुपए के होंगे। तुमने मल्टीप्लाई किया होगा, लेकिन अभी मल्टीप्लाई ना करो तो तुम सबको ऐड करोगे,
पहले एक पेन का 10 रुपये, दूसरे पेन का 10 रुपये, तीसरे पेन का 10 रुपये, लास्ट तक तुम 100 वो 10वें पेन का 10 रुपये ले जाओगे, तब ऐड करके बताओगे कितना बना 100 रुपये। यही तो करते हो। तो सिमिलरली आप देखो यहाँ पर पोटेंशियल अलग अलग है, क्योंकि यहाँ की बैटरी ने पावर अलग भेजे, पोटेंशियल अलग भेजा है, इस पॉइंट का अलग होगा, इस पॉइंट का अलग होगा, इस पॉइंट का अलग होगा, मतलब पोटेंशियल बदल रहा है। तो ये तुम अभी रट कर भी आए हो कि अगर एक चीज सेम है तो दूसरी चीज डिफरेंट है, अपोजिट है, तो पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा। अब देखो अगर तुमको टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है तो कुछ नहीं, यहाँ पर जितना पोटेंशियल है, यहाँ पर जितना है, यहाँ पर जितना है, ऐड कर दो, जैसा ये पेन वाला बताया, सबको ऐड कर दो, तो कुछ नहीं, वी नेट किसके बराबर हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। और तुमने अभी ओम्स लॉ पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये पढ़े हो लास्ट वाले लेक्चर में, याद है? V इज इक्वल्स टू आई आर। आई आर का मतलब क्या होगा, तुम वी नेट की जगह क्या लिख सकते हो, आई आर। V1 की जगह क्या लिख सकते हो, करंट देखो हर जगह सेम है, तो I1 I2 I3 नहीं यूज करोगे, हर जगह सेम है ना, सिर्फ बदलेगा क्या रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस में R1 लिखोगे, एक में R2 लिखोगे, एक में R3 लिखोगे, मतलब V नेट क्या लिखोगे, आई आर इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। इन सबसे अगर I कॉमन ले लो तो I यहाँ पर कॉमन निकाल लियो, बचेगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3, तो I से I कैंसिल होगा, तो रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस वो भी नेट वाला, नेट मतलब क्या, टोटल या कंप्लीट, तो रेजिस्टेंस नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ पाए? हमने कहा दो चीजें याद करो, पहली दो चीजें याद करो, तीसरी खुद याद हो गई। याद हुआ? एक बार देख लो इस स्लाइड को, देख लिए? ठीक है। अब पैरेलल वाला भी अगर सीरीज आ गया होगा तो पैरेलल भी सिंपल है। देखो यहाँ पर तुम ट्रिक बस ये याद रखो, देखो पैरेलल में P आ रहा है और पैरेलल में P से पैरेलल, P से पोटेंशियल, मतलब सेम क्या होगा यहाँ पर, पोटेंशियल। वहां पर क्या सेम था, करंट। यहाँ पर क्या सेम है, P से पैरेलल, P से पोटेंशियल। अब अगर पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंट क्या होगा, दूसरी वाली चीज, जैसे वहां पर ऐड किए थे वैसे ऐड करोगे क्या, मतलब आई नेट किससे बराबर हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा I की वैल्यू क्या होगी अगर ओम्स लॉ से देखो तो V इज इक्वल्स टू आई आर, और I को उसी जगह रखो तो R डिवाइड में चला जाएगा, मतलब I इज इक्वल्स टू V बाई आर, यही तो होगा। तो यहाँ पर आई नेट की जगह क्या लिखोगे, V बाई आर इज इक्वल्स टू I1 की जगह V बाई R1, की पोटेंशियल सेम है तो यहाँ पे 1 2 3 नहीं यूज करोगे, रेजिस्टेंस में यूज करोगे, तो V बाई आर इज इक्वल्स टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V को कॉमन निकालो, V से भी कैंसिल हो जाएगा तो 1 यहाँ 1 बचेगा, तो 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इतना समझ पाए? तो यहाँ पर देखो दो चीजें याद करो, तीसरी चीज का फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन R1 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है। इसी का एक स्पेशल रिजल्ट बनता है, वो ये होता है कि अगर कभी भी दो रेजिस्टर हो, क्योंकि जनरली दो ही पूछता है, तीन पूछ ले तो ये फॉर्मूला लगा देना, अगर तीन नहीं पूछ रहा है, दो पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, आर नेट बराबर हो जाता है ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे डिवाइड एडिशन में, प्लस में। ठीक है। यहाँ पर कैसे आर नेट हो जाएगा, R1 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये स्पेशल रिजल्ट है उसका, निकला इसी से है, बट कैसे आया इसको याद कर लो, जल्दी लगा दोगे तो आंसर जल्दी आ जाता है। MCQ में पूछ लिया तो ये लगा दो। अब देखो अगला क्वेश्चन है तुम्हारे, ये भी बोर्ड में पूछा गया 2014 में, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओम, 15 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब आर नेट की वैल्यू पूछी है उन्होंने। ये बताओ ये किसमें कनेक्ट है, पैरेलल में कि सीरीज में? पैरेलल ना, जिसमें कनेक्ट हो ना उसको पहले हाईलाइट कर लो, पैरेलल में कनेक्ट है। फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला पैरेलल का क्या है, 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही लगाओगे ना। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला लगा दिया हमने। यहाँ पर क्या किया है, R1 की वैल्यू कितनी थी, 10 थी, R2 की वैल्यू कितनी है, 15 है, और R3 कितना है, 5 है, हमने वैल्यू बस रखा है। अब देखो क्या करना, जब तीन चीजें हैं तो अब तुम डायरेक्टली एलसीएम मत लिया करो, छोटे छोटे स्टेप में करोगे तो इजी पड़ता है। तो क्या करो, पहले इन दोनों का चाहे एलसीएम ले लो, चाहे इन दोनों का, चाहे इन दोनों का। तो पहले हमने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू छोटी लगी तो हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, बाकी इसको एज इट इज रखा रहने दिया। ठीक है। अब देखो जैसे ही तुम क्या करोगे, सिंपल तरीके एलसीएम के तो बहुत सारे हैं, बट हम जो जनरली यूज करने को बताते हैं बच्चों को वो ये रहता है कि ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करो, और इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यही तो बताया तुम लोगों को, है ना। ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करो, ये वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करो, इनको आपस में कर दो मल्टीप्लाई। इससे फायदा क्या होता है ना, वैल्यू खैर बड़ी बनती है लेकिन आपस में कट जाती है, वैल्यू डिवाइड कर दोगे तो इजीली वो कट जाता है। अब देखो यहाँ पे 5 1 जा 5, तो यहाँ पर क्या लिख दिए 5, बीच में प्लस का साइन था ही तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाए, और 10 1 जा 10, नीचे 5 10 जा 50, और प्लस 1 बाय 15 एज इट इज चल रहा था, तुमने एज इट इज उठा के लिख दिया। ठीक है। ये 5 और 10 कितना हो जाएगा, 15, 15 बाय 50,
मतलब 15 प्लस 1/15। अब ये कैंसिल कर सकते हो, 5 3 ज़ा 15, 5 10 ज़ा 50, मतलब आएगा। अब सुनो, जब ये आया तो सेम काम है, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये मल्टीप्लाई यहाँ होगा, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो 15 3 ज़ा 50, ये 10 बचा ना, तो 10 1 ज़ा और 15 10 ज़ा 150 होता है ना, ज्यादा कम तो नहीं बता रहे हो। हाँ 15 10 ज़ा 150। अब देखो ये 45 प्लस 10 कितना बचेगा, 55। 55 डिवाइडेड बाय 150, तुम अभी कैंसिल करोगे 5 से, तो 15 11 और 15 30 ज़ा, यही तो आएगा। तो अब जैसे ही तुम आंसर निकालोगे तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आर नेट की, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। गलत हो तुम लोग, रेजिस्टेंस इन पैरेलल की थोड़ी आई है, देखो किसकी आई है, तब सही बनो। किसकी आई है, 1 रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। ये देखो इसकी वैल्यू लाए हो, और तुमसे पूछा किसका है, इसका। तो कुछ नहीं, उसको रिवर्स कर देते, इसको तुम ऊपर ले जाओगे तो इसको भी इसको भी कहाँ ले जाना होगा, ऊपर। तो अगर 1 रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू 30, वो 11/30 है, तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या होगी, रिवर्स कर दो, 30/11। तो ये आंसर है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ले जाकर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से आंसर गलत आ जाता है। समझे, अब सही हुए तुम लोग, समझ पाए। यहाँ गलती मत करना, ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। यहाँ पर गलती हो जाती है तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट की वैल्यू गलत ले आते हैं और आंसर मैच नहीं करता, मार्क्स उसमें कट जाता है। अगला पूछा इन्होंने क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, फाइंड द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन 2 केसेस। पहला सुनो, दोनों जो आइडेंटिकल मतलब होता है दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है, कुछ भी रख सकते हो तुम। हमने मैथमेटिकली क्या रख लिया, एक को आर रख लिया और दूसरे को भी आर रख लिया है, क्योंकि क्या है, आइडेंटिकल है। तो पहले क्या करोगे, इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा है, बाद में देखो इधर, पहले सीरीज में जोड़ा है, बाद में पैरेलल में जोड़ा है। तो आर नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर प्लस आर बराबर 2r। सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2, आर प्लस आर कितना हो जाएगा, 2r। और जब पैरेलल में तुम जाओगे तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/r। तो ये क्या होगा, ये 2/r हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर कॉमन है, तो 2/r। अब r इक्विवेलेंट क्या होगा, रिवर्स करोगे तो r/2 हो जाएगा। अब इन्होंने रेशियो पूछा है, रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवाइड कर दो, तो रेजिस्टेंस इन सीरीज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन सीरीज की वैल्यू 2r है और पैरेलल की वैल्यू r/2 है, ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 4r/r। इस r से ये r कैंसिल कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 4/1। तो रेशियो कितना हो गया, 4:1। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसमें होती ही नहीं है, तुम बस आंसर लिखते जो फॉर्मूला लिखो, सारी टर्म्स डिवाइड होते चले जाते हैं जनरली। समझ पाए, आगे बढ़े। ठीक है, ये वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जितना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, आज इतना ही करेंगे।